हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत साइंस के क्लास 9 के बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्लास 9 में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिन्हें हम लोग बारी बारी से एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के साइंस के एनसीईआरटी के वीडियोज अपलोड किए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी टीचर बहाली और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता या कंप्रेशन काफी कम होती है। तो ये गलत है। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है, और इसका सबसे सरल उदाहरण है एलपीजी गैस। नेक्स्ट है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो ये सही है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर सामांग मिश्रण बनने की क्रिया को विसरण कहते हैं, और द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है, और ठोसों की अपेक्षा द्रवों का विसरण दर अधिक होता है। नेक्स्ट है, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। तो ये गलत है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। तो ये कथन सही है, और बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। बर्फ या किसी भी ठोस को गर्म करने पर उसके पूर्णतः गलने तक उसका तापमान एक समान रहता है। गुप्त ऊष्मा के कारण जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसे के से डिनोट किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तीनों तापमान के मात्रक हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है, और पास्कल दाब का मात्रक है, और फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं और सेल्सियस को डिग्री सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही कपूर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो ये सही है। सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। तो ये गलत है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सतही परिघटना है। तो ये सही है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। तो ये कथन भी सही है, और इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है। यहाँ पर
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अर्थात ये सतह पर संपन्न होती है। वाष्पीकरण की दर सतही क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर खुला हो, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है। चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, तो ये कथन सही है। वात युक्त या एयरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंक्चर आयोडीन कहते हैं और इसका उपयोग चोट या कटे पर एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। नेक्स्ट है, कोलाइड या कोलॉइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विलयन समांगी या होमोजीनियस होता है। कोलाइड विलयन के कण काफी छोटे होते हैं, इसलिए ये समांगी विलयन की तरह प्रतीत होते हैं, परंतु कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो ये सही है। कोलाइड प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। यह विलयन टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट दर्शाता है, तो ये सही है। प्रकाश की किरणों को विलयन के कणों के द्वारा फैलाने को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है टिंडल प्रभाव का। उपरोक्त घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कोलाइड या कोलाइड्स का उदाहरण है? पहला है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये कोलाइड का उदाहरण है। शेविंग क्रीम, पनीर और बादल, ये भी कोलाइड का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों कोलाइड का उदाहरण है। शेविंग क्रीम फोम का उदाहरण है, पनीर जेल का उदाहरण है, बादल और वाहनों से निकलने वाला धुआं एरोसोल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रन या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती है? अपकेंद्रन विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, यह भी सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से होता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना, यह भी सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है? क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है और इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डाई में से रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, तो ये गलत है। ये तीनों क्रोमैटोग्राफी का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप या सेपरेटिंग फनेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन विधि के अनुप्रयोग हैं? पहला है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, तो ये सही है। नमक से कपूर को पृथक करना, तो ये गलत है। नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, तो ये सही है। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, तो ये गलत है। वायु से विभिन्न गैसों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। एक तरफ मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि मोम का जलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। अब हम लोग चैप्टर 3 के अंतर्गत परमाणु एवं अणु से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण तथा
स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटोनी एल लवाजिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है, तो ये सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, तो ये सही है। और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये भी सही है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि दो हाइड्रोजन के अणु को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 2H2O बनता है। और अगर यहाँ पर द्रव्यमान देखेंगे तो LHS में भी द्रव्यमान 36 होगा और RHS में भी द्रव्यमान 36 होगा। इसी प्रकार स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार LHS में हाइड्रोजन का 4 अणु है और RHS में हाइड्रोजन का 4 अणु है। LHS में ऑक्सीजन का 2 अणु है तो RHS में भी ऑक्सीजन का 2 अणु है, तो दोनों तरफ LHS और RHS बराबर होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कार्बन के समस्थानिक या आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है, तो ये भी सही है। और एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻³ होता है, तो ये गलत है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। और एवोगाड्रो संख्या किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों जैसे कि परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या को बताता है और एवोगाड्रो संख्या को N0 के द्वारा निरूपित करते हैं। चैप्टर 4 है परमाणु की संरचना और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आविष्कार है और दूसरी तरफ आविष्कारक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. टॉमसन के द्वारा 1906 में की गई थी। प्रोटॉन की खोज 1886 में E. गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और परमाणु के नाभिक की खोज E. रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल J.J. टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों। और नील्स बोर को परमाणु की संरचना में अपने योगदान के लिए 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है संयोजकता, संयोजन शक्ति, तो ये सही है। किसी परमाणु की संयोजन शक्ति को उस परमाणु की संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, तो ये गलत है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और परमाणु द्रव्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब उनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी तत्व की परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है और किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। और वैसे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें
संभारिक या आइसोबार्स कहा जाता है और इसका उदाहरण है अर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। अर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, परंतु इन तीनों का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट है समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी या एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, ये भी सही है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और आयोडीन का समस्थानिक घेंघा के रोग के उपचार, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही सुमेलित है। चैप्टर 5, इसमें हम लोग जीवन की मौलिक इकाई से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक या फंजाई, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। उपर्युक्त जीवों में से कौन सा यसे बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर जीव हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिक कहते हैं और इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर जीव कहा जाता है, जैसे कवक, पादप और जंतु बहुकोशिक जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है आविष्कार और दूसरे तरफ है आविष्कारक। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज लोएन हुक के द्वारा की गई थी और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज कैमिलो गॉल्जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जे.ई. पोरुकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, तो ये सही है। जे.ई. पोरुकंज ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया, परंतु जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने की थी। एम स्लीडन तथा टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है, तो ये सही है। एम स्लीडन तथा टी स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं जो जीव की मूलभूत इकाई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है और जीव द्रव की खोज डुजार्डिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये कथन सही है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और ये अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसलिए इसे वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा प्रसरण के माध्यम से होता है, तो ये कथन भी सही है। कोशिका में गैसों तथा जल का आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना तथा कोशिका से विभिन्न अणुओं के अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है और जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन प्रसरण कहलाता है और प्रसरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, तो ये गलत है। जीवित कोशिकाओं में ही प्रसरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति या सेल वाल निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है और ये भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो ये कथन सही है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। और ये आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, तो ये गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? अंतःद्रवी जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER से डिनोट किया जाता है, ये एक कोशिकांग है। गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी या वैक्यूल्स, ये सभी कोशिका अंग हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी कोशिकांग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट है, अंतःद्रवी जलिका ER दोनों प्रकार की होती हैं। खुरदुरी अंतःद्रवी जलिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER तथा चिकनी अंतःद्रवी जलिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये सही है। कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है और ये 2 प्रकार की होती है, RER और SER। RER पर राइबोसोम लगे होते हैं जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और RER राइबोसोम में तैयार प्रोटीन को अंतःद्रवी जलिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है और SER वसा अणुओं के बनने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतःद्रवी जलिका में संश्लिष्ट पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, तो ये सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, ये भी सही है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कोशिका का बिजली घर है, तो ये सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, तो ये कथन भी सही है। इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP मतलब के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और ATP कोशिका की ऊर्जा है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और ये वलय ATP बनने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना DNA
तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, ये सही है। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट मतलब के रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट मतलब के श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। और प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। और प्लास्टिड का बाह्य रचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है रसाधानियों या वैक्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, तो ये गलत है, ये जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। ये एक कोशिक जीवों में अनुपस्थित होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रसाधानियां जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं और ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसाधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, जबकि एक कोशिक जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसाधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। चैप्टर 6 इसमें हम लोग उत्तक से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी और फ्लोएम उपरोक्त में से कौन सा या से उत्तक का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों उत्तक का उदाहरण है। उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है और मनुष्य में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम उत्तकों का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, तो ये सही है। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, मतलब कि हर कोशिका का अलग अलग काम होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वृद्धि अथवा विभाजोत्तक उत्तक की कोशिकाओं में वृहद रसाधानियां उपस्थित होती हैं, तो ये गलत है। पादप उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तक का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि वृद्धि अथवा विभाज उत्तक तथा अस्थायी उत्तक में विभाजित किया जाता है। वृद्धि की क्षमता वाले उत्तक विभाज्योत्तक कहलाते हैं। वृद्धि उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट है विभाजोत्तक उत्तकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये सही है। विभाजोत्तक वृद्धि और परिपक्वता के साथ उनके गुणों में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे ये अपनी विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अस्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व विभाजोत्तक अथवा कैम्बियम की वजह से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परोह या स्टेम के शीर्षस्थ विभाजोत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई वृद्धि करता है। तनों की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाजोत्तक या कैम्बियम के कारण होता है और अंतर्विष्ट विभाजोत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के इंटरनोड्स के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है पादप के अस्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये सही है। सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जटिल अस्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलने से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से पादपों के सरल अस्थायी उत्तकों के प्रकार हैं। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्काइलेरेन्काइमा और एपिडर्मिस, ये चारों पादपों के सरल अस्थायी उत्तकों के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2, 3, 4, 5। और जाइलम तथा फ्लोएम पादप के जटिल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पैरेन्काइमा उत्तक भोजन का भंडारण करते हैं, तो ये सही है। पैरेन्काइमा उत्तक मुख्यतः
तनों तथा जड़ों में पाए जाते हैं और ये पोषण करने वाले पदार्थ जल तथा भोजन का संग्रहण करते हैं। क्लोरेन्काइमा उत्तक पौधों के तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। कुछ पायरेन्काइमा उत्तक क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और ऐसे पायरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा या हरित उत्तक कहा जाता है। एरेन्काइमा उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी उत्तक हैं, तो ये भी गलत है। एरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहाएं होती हैं, जो कि पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है पौधों में सरल अस्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में लचीलापन एक्सलेरेन्काइमा के कारण होता है, तो ये गलत है। पौधों में लचीलापन कॉलेन्काइमा के कारण होता है और ये पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि पत्ती और तना। और कॉलेन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी है, तो ये गलत है। एस्क्लेरेन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है स्टोमाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, तो ये सही है। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। स्टोमाटा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये पौधों की सबसे बाहरी परत है और ये पौधों की सभी भागों की रक्षा करती है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका समूह की है? ये एपिडर्मिस की विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत है, जिससे पौधों की पूरी सतह ढकी होती है। नेक्स्ट है पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, तो ये कथन सही है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं और साधारणतः इनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है वृक्षों की छाल हवा एवं पानी के लिए अभेद या इम्परवियस होती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। वृक्षों की छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं और इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, तो ये कथन सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो ये भी सही है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, तो ये कथन गलत है। और यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है और यहाँ पर जाइलम बता रहा था, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त उत्तकों में से कौन सी जंतु उत्तकों के प्रकार हैं? एपिथीलियमी, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये चारों जंतु उत्तकों के प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है विभिन्न जंतु उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथीलियमी उत्तक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो ये सही है। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, ये भी सही है। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, ये भी सही है। और तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त एक संयोजी उत्तक है, ये सही है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, तो ये गलत है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। चैप्टर 7, जिसमें हम लोग जीवों में विविधता से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, तो ये सही है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ
समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, तो ये कथन गलत है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन सिद्धांत पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्म और नमी वाला भाग पाया जाता है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है, अतः ये क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जीवों को 5 जगत या किंगडम में वर्गीकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों को 5 जगत में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये विभाजन विटेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मोनेरा जगत के किंगडम के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो ये कथन गलत है। मोनेरा जगत के जीवों में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। और दूसरा है, नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं और इसके उदाहरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ आदि प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। नेक्स्ट है, फंजाई या कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं, तो ये कथन सही है। फंजाई विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं और ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है, तो ये भी सही है। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहा जाता है, और ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो ये भी सही है। फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है और यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि फंजाई जगत के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ये कथन गलत है। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। प्लांटी वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। नेक्स्ट है, एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, तो ये कथन सही है। एनिमेलिया वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है? प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें मोलस्का, पोरीफेरा और नेमिटोडा शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3, 4 और 5 सही है। ये तीनों एनिमेलिया जगत के भाग हैं। नेक्स्ट है, प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थाइलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, तो ये कथन सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ये भी सही है। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, तो ये भी सही है। और थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4,
ये चारों कथन सही है। थाइलोफाइटा वर्ग के पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप को उभयचर कहा जाता है और ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं और इसका उदाहरण है मॉस, रिक्सिया इत्यादि। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं और इसका उदाहरण है मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। और थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं, अर्थात इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट है फैंड्रोगैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है, तो ये कथन गलत है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को कहा जाता है, अतः इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं और इसका उदाहरण है पाइनस, साइकस इत्यादि। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, तो ये सही है। एंजियोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाते हैं और इस उपवर्ग के पौधों के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं, इसलिए इसे पुष्पी पादप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीज पत्री या मोनोकॉट्स, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री या डाइकॉट्स होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। एंजियोस्पर्म के पौधे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होते हैं और यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में फाइलम है और दूसरे तरफ उदाहरण है। पेरिफेरा, इसका उदाहरण स्पंज है। सिलेंट्रेटा, इसका उदाहरण हाइड्रा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसका उदाहरण टेपवॉर्म है और नेमिटोडा, इसका उदाहरण गोलकृमि है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फाइलम और विशेषता। एनिलिडा, इसकी विशेषता होती है वास्तविक देह गुहा। ऑर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मोलेस्का, खुला संवहनी तंत्र। और इकाइनोडर्मेटा, त्वचा कांटों से आच्छादित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये चारों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा तथा वाइब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोटोकॉर्ड प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है, तो ये सही है। प्रोटोकॉर्डेटा द्विपार्श्व सम्मित या बाइलैटरली सिमेट्रिकल, त्रिकोरिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं देहगुहा या बॉडी कैविटी युक्त जंतु हैं और नोटोकॉर्ड उनका एक विशेष लक्षण है। इनके जीवन में कुछ अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, परंतु जीवन के सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकते। नोटोकॉर्ड छड़ जैसी लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर उपस्थित होती है और ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है तथा पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे जंतुओं को चलन में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेटा समुद्री जंतु है और इसका उदाहरण है हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि। नेक्स्ट है वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति वर्टिब्रेटा जंतुओं का लक्षण है, तो ये कथन सही है। वर्टिब्रेटा या कशेरुकी वर्ग के जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है और सभी वर्टिब्रेटा जीवों में नोटोकॉर्ड, कशेरुक दंड और मेरुरज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देह गुहा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा या कशेरुकी फाइलम के हिस्से हैं। वर्टिब्रेटा वर्ग को पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें मत्स्य या फिशेस, जल स्थलचर या एम्फीबिया, सरीसृप या रेप्टालिया, पक्षी या एविस, स्तनपायी मैमेलिया, इन 5 में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये अंडे देने वाले जंतु ये असमतापी या कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। उपयुक्त विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं मत्स्य, जल स्थलचर या उभयचर तथा सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं और इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये असमतापी होती हैं और अंडा देती हैं। उभयचर या जल स्थलचर में हृदय त्रिकक्षीय होता है और ये भी कोल्ड ब्लडेड और अंडे देने वाले होते हैं। और सरीसृपों का शरीर शल्कों से ढका होता है और ये भी असमतापी होते हैं और अंडे देते हैं और इनका हृदय चार कक्षीय होता है। नेक्स्ट है, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों समतापी या वार्म ब्लडेड जीव हैं, तो ये सही है। इनमें चार कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। पक्षी और स्तनपायी ये दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों वार्म ब्लडेड जीव हैं। चार कक्षीय हृदय पाया जाता है और श्वसन के लिए इन दोनों में फेफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कथन सही है। और इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीनस एवं स्पीसीज या प्रजाति को ही ध्यान रखा गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है, जबकि मेढक, टोड और सलामेंडर ये तीनों उभयचर है, अर्थात जल और स्थल दोनों पर ये रह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का उदाहरण नहीं है? तो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सरीसृप वर्ग का उदाहरण नहीं है, ये पक्षी वर्ग का उदाहरण है। जबकि कछुआ, उड़न छिपकली और किंग कोबरा ये तीनों सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का उदाहरण है, ये स्तनपायी नहीं है। जबकि सील, व्हेल और डॉल्फिन ये तीनों स्तनपायी हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 8, जिसके अंतर्गत हम लोग गति से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है और इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस या किन रूपों में की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्थिति में परिवर्तन एक प्रकार की गति है और इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। और किसी वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत या बदल सकता है। नेक्स्ट है, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। तो ये सही है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, तो ये भी सही है। वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड मतलब के मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये गलत है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन या त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण होता है, तो ये सही है। और वित्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वित्तीय गति होती है, मतलब के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और त्वरण को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड ये वेग या चाल का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है? चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये तीनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 9 और इसके अंतर्गत हम लोग
बल तथा गति के नियम से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका पहला कथन है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। तो ये गलत है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो ये सही है। और सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो ये भी गलत है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता है। ये वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है जबकि हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के तीनों नियम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गति का प्रथम नियम है, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। तो ये सही है। नेक्स्ट है, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये 2 विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, बल का SI मात्रक कौन है? तो बल को हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का SI मात्रक kg होता है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। तो ये सही है। संवेग मतलब के मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाता है P इज इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट है, 2 वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित होता है। तो ये भी सही है। जब 2 वस्तु आपस में टकराते हैं और उन पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है और इस स्थिति में संवेग अपरिवर्तनीय और संरक्षित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, संवेग का SI मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, kg मीटर पर सेकंड। संवेग को P से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है? पहला है, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना। तो ये गलत है। ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर निकलना। तो ये भी गलत है। ये भी न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। तो ये सही है। ये न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। क्षेत्र रक्षक या फील्डर गेंद को पीछे इसलिए खींचता है ताकि गेंद का वेग शून्य हो जाए, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़े। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है? तो द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सनस्पॉट। ये चारों गैलीलियो गैलीली की पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है चैप्टर 10 और इसके अंतर्गत हम लोग गुरुत्व आकर्षण से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर गिरती हुई कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति का द्वितीय नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। तो ये सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक छिन्न बल है। तो ये कथन भी सही है। और पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
g का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.673 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दाब का SI मात्रक है? तो दाब जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जब निर्वात में कागज की एक शीट और पत्थर को एक समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो वो दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है परंतु ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। तो ये गलत है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी की केंद्र से दूरी बढ़ाने पर कम हो जाता है और यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर भी उतना ही रहता है परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है क्योंकि किसी भी वस्तु का भार W बराबर हो जाएगा उसका द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो ये गलत है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो ये भी सही है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg है जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 इंटू 10⁻22 kg है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6वां भाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। उपयुक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 इन चारों से। उपयुक्त चारों घटनाओं का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है और इन चारों घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेत पर खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो कम दाब लगता है। नेक्स्ट है द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी तरल या द्रव में डुबाए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। तो ये कथन सही है। द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। तो ये कथन गलत है। उत्प्लावन बल वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है और द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव में तैरती हैं, जबकि द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं द्रव्य में डूब जाती हैं। नेक्स्ट है द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। तो ये सही है। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन या कैलकुलस की खोज की। ये भी सही है। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये तीनों विशेषताएं न्यूटन की हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग कार्य तथा ऊर्जा से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी 0 होगा। तो ये कथन सही है और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए
और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और इस विस्थापन का मान शून्य ना हो, अन्यथा किए गए कार्य का मान भी शून्य होगा। और कार्य में केवल परिमाण होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, अर्थात ये अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्य का मात्रक जूल है, तो ये सही है। शक्ति का मात्रक वाट है, तो ये भी सही है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है किसी तीर के एक सिरे को धनुष से तनित डोरी पर रखकर खींचने पर उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है और इसे U से दर्शाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ध्वनि से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ध्वनि की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये कथन सही है। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण या प्रोपगेशन माध्यम के कणों या पार्टिकल्स के संचरण के कारण होता है, तो ये भी सही है। ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, तो ये गलत है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रोल्फ-हर्ट्ज के द्वारा की गई थी और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जेसी मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है, तो ये गलत है। वो लक्षण जिसके अनुसार ध्वनि का मोटा या पतला होना निर्धारित किया जाता है उसे तारत्व कहा जाता है। और यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, और अगर आवृत्ति निम्न है या फ्रीक्वेंसी निम्न है तो तारत्व भी निम्न होगा। नेक्स्ट है प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये सही है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, तो ये गलत है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि बूम या सोनिक बूम पाराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न परघाती तरंगे या शॉक वेव से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन या वाइब्रेशन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है, तो ये सही है। किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक है, तो ये भी सही है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुरणन या रिवर्बरेशन बारंबार प्रवर्तन से ध्वनि में अस्थायित्व की एक स्थिति है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है, तो ये सही है। सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार प्रवर्तन ना हो और ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके, तो ये गलत है। सिनेमा हॉल, कॉन्सर्ट हॉल तथा सम्मेलन कक्षों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि प्रवर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए और इससे ध्वनि का बार बार प्रवर्तन से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है ध्वनि की श्रव्यता के परिसर या रेंज ऑफ हियरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं,
तो ये सही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे परश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इसका रेंज 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है। तो ये भी सही है। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अपश्रव्य ध्वनि का रेंज 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऐसे भागों की सफाई जहां तक पहुंचना कठिन है, धातु के ब्लॉक पिंडों में दोषों की जांच, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा परश्रव्य ध्वनि या प्रध्वनियों के अनुप्रयोग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये तीनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। सोनार जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करता है और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है और ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है पाराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो ये कथन सही है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी में पाराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। मानव कर्ण या कान श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो ये सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कान श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है और ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और अंत में मस्तिष्क इसकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। नेक्स्ट चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं और इसका पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है व्याधि मतलब की बीमारी और दूसरे तरफ है कारक। पेप्टिक वर्म या पेप्टिक अल्सर ये बैक्टीरिया के कारण होता है। डेंगू ये वायरस के कारण होता है। फील पाव या हाथी पाव ये कृमि के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। तो ये सही है। और दूसरा है ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। तो ये गलत है। वायरस में बैक्टीरिया जैसी कोई मार्ग नहीं होती है जिसे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए। इस कारण एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। तो ये सही है। हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है। तो ये भी सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। तो ये गलत है। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को अथवा माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचरित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। ये सही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। ये भी सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संपदा और इसका पहला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट है बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं।
तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.04% है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में दो विधियों द्वारा स्थिर किया जाता है। पहला है, हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं और दूसरा तरीका है, बहुत से समुद्री जंतु जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। तो ये कथन सही है। वायुमंडल ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक के पूरे वर्ष भर लगभग नियत या कांस्टेंट रखता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल जलीय भाग द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाले विकिरण से गर्म होता है क्योंकि स्थल मंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो ये गलत है। स्थलीय भाग भी विकिरण को प्रवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, दिन के समय में हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो ये कथन गलत है। जल की अपेक्षा में स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए दिन के समय में स्थल के ऊपर की वायु जल की ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी और ये वायु ऊपर उठती है और वहां पर कम दाब क्षेत्र बन जाता है, जिससे समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र यानी के स्थल की ओर प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जल वाष्प के संघनन में धूल के कण छोटे छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कथन सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है। तो ये कथन गलत है। वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण जलवाष्प के लिए नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और जलवाष्प के संघनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर उसे अम्लीय बनाते हैं। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट है, ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह सड़े गले जीवों का अंश है। ये सही है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। ये भी सही है। यह मृदा को सरंध्र बनाता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। तो ये कथन सही है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणु को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदलते हैं। नेक्स्ट है, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं और ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इनका उपयोग विभिन्न जीवों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। तो ये सही है। और जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो ये कथन भी सही है। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। जीवों द्वारा ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है और इसके द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है और इसी के साथ एक कार्बन चक्र पूरा होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है। तो ये कथन सही है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। तो ये कथन गलत है। जीवों के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन के द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक। नेक्स्ट है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैली गैस है। तो यह कथन सही है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक अभेद परत बनाती है। तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट है, यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मूंग से प्रोटीन और मूंगफली से वसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों सही सुमेलित है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चारा फसल है? वर्सिम, जई और सुडान घास, ये तीनों चारा फसल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़द और सोयाबीन। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उन्हें खरीफ फसलें कहा जाता है, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द। और ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें रबी फसलें कहा जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। यहाँ पर उड़द और सोयाबीन खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों को वृहद पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। तो ये कथन गलत है। पौधों को वृहद पोषकों की प्राप्ति मृदा से होती है और पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं, जिनमें से 13 पोषक पदार्थ वो मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और वृहद पोषक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। और सूक्ष्म पोषक में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आता है। नेक्स्ट है, खाद या मैन्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तो ये कथन गलत है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो कि मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी रखने की क्षमता बढ़ जाती है तथा चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा पानी को निकलने में सहायता देती है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केचुए की सहायता से तैयार की जाती है। तो ये सही है। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग आदि उगा देते हैं और बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक है। नेक्स्ट है, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। कार्बनिक खेती करने का वह तरीका है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी और नीम की पत्तियों का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिश्रित फसल 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना, ये सही है। अंतरा फसलीकरण 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना, तो ये भी सही है। फसल चक्र किसी खेत में पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग कर पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। तो ये सही है। ग्रीष्म काल में हल से खेतों की जुताई खरपतवार की एक निरोधक विधि है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ग्रीष्म काल में खेतों की हल से जुताई, उचित क्यारियां बनाना, समय समय पर फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने की कुछ निरोधक विधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन देसी गाय की नस्लें हैं? तो रेड सिंधी और साहिवाल ये दोनों देसी गाय की नस्लें हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। जर्सी और ब्राउन स्विस ये दोनों विदेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट है, कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है, ये सही है। और मांस के लिए ब्रॉयलर चूजों को पाला जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर का संबंध है
तो इसका सही उत्तर है भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से, ऑप्शन ए। मेरी कल्चर या सागरीय कल्चर का तात्पर्य खाने योग्य समुद्री जीवों जैसे मछलियों का भोजन के प्रयोग के लिए संवर्धन करने से है और ये एक्वा कल्चर की एक विशेषीकृत शाखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।